नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है कि राज्य सरकार जितने हॉस्टल हैं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए उसका एक क्या एसओपी होनी चाहिए, इसको लेकर आज एक हाई लेवल बैठक और उस बैठक के बाद एक कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और कैबिनेट के बाद एक कानून बनाई जाएगी। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इसी विधानसभा सत्र में उसको लेकर विस्तृत पूरे देश में क्या कानून है, पटना के लिए क्या, उस कानून के सहारे पटना के हॉस्टल संचालकों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोचिंग संचालकों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम चीज़ों पर बैठक है। और उस बैठक के बाद इसी सत्र में एक कानून बनाया जाएगा। चलिए, देर से ही सही निर्भया को याद रखा जाएगा कि इस दरिंदगी का भले ही इसको कीमत चुकानी पड़ी हो, लेकिन आने वाले समय में किसी मासूम लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस पर सरकार ने एक कानून बनाया। जो कानून बनने के पीछे की एक बड़ी वजह निर्भया रही। भले समाज ने, सोसाइटी ने, पुलिस ने इस निर्भया को इस स्थिति में पहुंचने से रोक नहीं पाए, लेकिन चलिए क्या कीजिएगा, समय का कभी कभी ऐसा फेर होता है कि कोई वाहक बन जाता है। तो निर्भया बिहार की बेटी, हमें लगता है कि एक वाहक के रूप में अपनी खुद की जान देकर सरकार को झकझोरा, सरकार को सोचने पर मजबूर किया कि हॉस्टल संचालकों की जो मनमानी है उस पर तो रोक लगाइए साहब। अब देखिए किस तरीके के कानून बनकर सामने आते हैं, क्योंकि जब जब कोचिंग माफिया पर या हॉस्टल माफिया पर सरकार हाथ डालने की कोशिश की है, तब तक लॉबी इतना बड़ा मजबूत है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। समस्या एक नहीं है, सरकार चलाना कितना मुश्किल है। जब आप सिस्टम पर आइए, सिस्टम में आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना तरीके का दबाव समूह काम करता है। खैर, इस मुद्दे पर आज बैठक भी है, लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि निर्भया फिजिक्स वाले में पढ़ाई करती थी और इसकी पढ़ाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, चैनल पे चलाया भी गया। पुलिस उस तरफ भी जांच एसआईटी कर रही है कि क्या वाकई में निर्भया का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, यहाँ इनकी पढ़ाई की क्या स्थिति रही है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पिछले बार नीट की परीक्षा में इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया था और डेंटल इनको मिला था, सरकारी कॉलेज की चाह में थे और बहुत ही मेधावी छात्र थे। कई तरह की खबरें चलाई गई हैं। उस खबर को देखते हुए एसआईटी ने जांच की और जांच के सिलसिले में फिजिक्स वाला वो पहुंचा है, जहां पूरे दिन उन्होंने फिजिक्स के वाले का, जो इसके साथ पढ़ने वाली छात्रा थी या फिर इसका क्या परफॉर्मेंस था, इस पर काफ़ी विस्तृत जांच हुई। खबर ये है, जो हमारे सूत्र बना रहे हैं, फिजिक्स वाले में 50 टेस्ट होता है। उस 50 टेस्ट में ये सिर्फ 3 सेट में परीक्षा में ये शामिल हुई है, 47 सेट में ये परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। साथ ही डायरी में इन्होंने जो अपनी पढ़ाई के बारे में जो लिखा है वो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ इसके जीवन में एक ऐसा हलचल चल रहा था जिस हलचल ने इसके पढ़ाई को पूरी तौर पर प्रभावित कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस खबर के सहारे सार्वजनिक करने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर जहानाबाद की इस नीट छात्रा के साथ ऐसी क्या परिस्थिति बनी, जो पढ़ाई को लेकर भी जो परफॉर्मेंस इनका पहले था वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं रहा। आप समझ सकते हैं कि 50 टेस्ट में 47 टेस्ट में आप शामिल नहीं हुई हैं, तो कि कोई न परिस्थिति, कुछ न कुछ परिस्थिति तो रही होगी। ये सारी चीज़ें अनुसंधान के दौरान जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि इस बिंदु पर ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो खबर आ रही है कि एम्स 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है पूरे
मसले की जांच के लिए। देखिए एम्स को जांच क्या करना है, जरा ये भी समझ लीजिए कि पीएमसीएच ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें वो कहा है कि ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पूरा इस अवधि में मतलब 6 तारीख से लेके जब तक छात्रा का डेथ हुआ है, उस दौरान जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा है, उस ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी पर कौन कौन सा मार्क्स हो सकता है, मतलब होता है ना वेंटिलेटर पर रखने पर कई जगह चीरचार होता है। अब यूरिन नहीं निकल रहा है तो कैथेटर लगाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर का रिपोर्ट देखिएगा तो कई बार कैथेटर लगाने की चर्चा है, कई बार वेंटिलेटर पर ये बंद होने की वजह से जो है सो पंपिंग की चर्चा है। तो ये सारे जो क्लिनिकल जो एविडेंस हैं, सबका सीसीटीवी फुटेज भी है डॉक्टर के पास, वो सारे को एग्जामिन करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सबसे पहले पेशेंट मतलब निर्भया जहां ट्रीटमेंट सहजानंद के डॉक्टर के यहाँ गया, वहां अब तो खबर आ रही है कि वो तो 6 घंटा वहां रही है। उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा टारगेट लिया जा रहा है, वहां तो शाम में 7:30 बजे करीब पहुंची है निर्भया, और 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक वहीं रही है सहजानंद के ही यहाँ। वहाँ भी यही है। तो जांच की शुरुआत वहीं से होगी, वहाँ क्या उनके पर ट्रीटमेंट हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इतने वक्त तक उनके यहाँ क्लिनिक में रहे, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। और एक और बात जो सबसे गंभीर बात है इस पूरे प्रोसेस में, मतलब पूरे घटनाक्रम में, सबसे आंदोलन को लीड करने वाला जो युवा चेहरा आप देखते होंगे, वो सहजानंद का सहजानंद का कंपाउंडर ही है, जो दवा ववा वहाँ देता है। उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर सहजानंद के उस तथाकथित सप्लायर का, दवा का सप्लायर है, जो अपना को युवा नेता कहता है, वो जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, और जबकि इलाज, लड़की का इलाज सहजानंद के यहाँ से शुरू हुआ, तो सहजानंद ने क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन में दिया कि रेप है? होना चाहिए ना। 6 घंटा आपने रखा है। तो ये तमाम बिंदुओं पर एसआईटी उस तरह बढ़ रही है, और एसआईटी इस जांच को उस कड़ी में भी आगे बढ़ा रहा है कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, कहाँ से ये बातें उठी, रेप का बात आया कहाँ से सामने। क्योंकि परिजन ने कभी नहीं कहा डॉक्टर से कि भाई हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, कभी नहीं कहा। उस दृष्टिकोण से भी देखिए, क्योंकि अगर आप देखिए सहजानंद के यहाँ से बात, वो उस हॉस्पिटल में गए जहाँ विवाद हो रहा है, वहाँ से मेदांता गया, 24 घंटा से अधिक समय तक मेदांता में भी इसका ट्रीटमेंट हुआ है। और मेदांता में डेथ करने के बाद पुलिस आई है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई है। किसका फ़ोन आया उस पुलिस के पास, कहा कि नहीं जाने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने, पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है। और परिजन भी उस समय पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था। फिर डेड बॉडी गुलबी घाट पहुंच गया। ठीक दाह संस्कार होने ही वाला था कि किसी का फ़ोन गया और कहा गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है। और उसके बाद जो कुछ सड़कें पर हुई वो आपके सामने है। तो एसआईटी उस बिंदु पर अब जांच शुरू कर दी है, क्योंकि मैनुअली जितना जांच होना चाहिए वो जांच हो चुका है, वो पूरी जांच हो चुकी है। अब सिर्फ डीएनए और एम्स और भेसरा की रिपोर्ट का इंतजार एसआईटी कर रही है। अब एसआईटी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में अफवाह फैलाने वाले, इस पूरे मामले में मीडिया को एक खास तरीके की नैरेटिव सेट करने वाले के पीछे कौन है। अब जांच उस दिशा में एसआईटी की चली गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि निर्भया के मामले में जो कुछ दिख रहा है ना, उससे कहीं बड़ी बात इसके पीछे की साजिश है। और वो साजिश सामने आना जरूरी है, क्योंकि उस साजिश ने एक ऐसे मुद्दे को भटकाने की कोशिश किया गया है जिस मुद्दे के सहारे निर्भया को न्याय मिल सकता था।